बहुत वर्ष पहले की बात है। एक बहुत बड़े राज्य के राजा अशोक प्रताप के बेटे अभिषेक प्रताप शादी के योग्य हो चुके थे, लेकिन राजा और रानी को एक सहयोग्य राजकुमारी की जरूरत है जो उनके बेटे के साथ मिलकर राजमहल को संभाल सके। महकपुर खुशियों का राज्य था। वहाँ के लोग राजा रानी के अच्छे होने की वजह से बहुत खुश रहते थे। राजा और रानी हमेशा यही कोशिश में लगे रहते थे कि उनके राज्य में कोई भी दुखी ना रहे। एक दिन रानी महाराज के पास आती है और कहती है, महाराज, हमने अपने राज्य को सुंदर और खुशहाल बनाने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। मैं चाहती हूँ हमारा राज्य ऐसे ही पूरी जिंदगी हंसी खुशी रहे, हमारे ना रहने के बाद भी। मैं भी यही चाहता हूँ महारानी, लेकिन इतनी समझदार और सुशील राजकुमारी ढूंढने में बहुत ही मुश्किल है। आखिर राजकुमार अभिषेक हमारा इकलौता पुत्र है। आज मैं अपने मित्र की बेटी रागिनी को देखने जा रहा हूँ। ठीक है, आप यहीं रुकिए, मैं आपके लिए दही शक्कर लेकर आती हूँ। उसके बाद राजा अपने मित्र के यहाँ उसकी बेटी को देखने निकल जाते हैं, लेकिन राजा को जैसी राजकुमारी की तलाश होती है उस हिसाब से रागिनी बिल्कुल नहीं होती। थक हार कर राजा महल वापस लौट आते हैं। तभी उनसे महारानी कहती है, क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हो? रागिनी आपको पसंद नहीं आई क्या? जैसी राजकुमारी की तलाश हमें है, रागिनी वैसी बिल्कुल नहीं है। ना जाने हमारे बेटे की किस्मत में क्या लिखा है। आखिर हम उसके लिए नेक और समझदार राजकुमारी कहाँ से लेकर आएं? ऐसा ही चलता रहा तो मेरा बेटा आजीवन कुंवारा रह जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। महाराज, आपको गुरु माँ याद है ना? हाँ। तो आपको ये भी याद होगा, जब जब हम पर मुसीबत आई है गुरु माँ ने ही उस चीज का हल निकाला है। मुझे पूरा यकीन है कि वो हमारी राजकुमारी ढूंढने में जरूर मदद करेंगी। कृपया आप मेरे साथ गुरु माँ के पास चलिए। थोड़ी देर बाद राजा और रानी दोनों गुरु माँ के पास जाते हैं और उनको अपनी समस्या बताते हैं। सब सुनने के बाद गुरु माँ कहती है, तुम्हारे बेटे और तुम्हारे राज्य को उजागर करने वाली लड़की बहुत जल्दी तुम्हें मिलने वाली है। लेकिन कब गुरु माँ? हम लोग राजकुमारी ढूंढते ढूंढते थक गए हैं और हमें पता कैसे चलेगा कि ये वही लड़की है? अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। ये लो, ये लहंगा और चूड़ियाँ हैं। ये अपने राज्य के पास वाली नदी के पास रख देना। इस लहंगे और चूड़ियों को जो लड़की सबसे पहले पहनेगी वही तुम्हारे राज्य की राजकुमारी बनेगी। इतना सुनकर राजा और रानी दोनों अपने महल लौट आए और गुरु माँ के बताए अनुसार राजा उस लहंगे और चूड़ियों को राज्य के पास वाली नदी के पास रखवा देते हैं और सिपाही को उन पर नजर रखने के लिए बोलते हैं। इधर पास के गांव में ही सुहाना नाम की एक लड़की रहती थी। वो बहुत ही सुंदर और समझदार थी। सुहाना की माँ बचपन में ही उसे छोड़कर चली गई थी। सुहाना अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन सिद्धि के साथ रहती थी। सिद्धि और उसकी सौतेली माँ दोनों मिलकर सुहाना को बहुत परेशान करते थे। उससे सारा घर का काम करवाते थे। बदले में उसे ठीक से 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता था। एक दिन सुहाना की सौतेली माँ सुहाना से कहती है, अरे ओ सुहाना, कहाँ मर गई? हाँ माँ, बोलिए। सुन, ऐसे बैठे बैठे रोटियां तोड़ने से काम नहीं चलेगा। अब से तुम्हें जंगल से जाकर लकड़ियां काट कर लानी है और उन्हें बाजार में भी बेचना है। बहुत आराम कर लिया तूने, अब हम तुझे बिठा कर नहीं खिला सकते। लेकिन माँ, मैं ये सब अकेले कैसे करूँगी? जंगल तो दूसरे राज्य में है ना? जितना कहा है उतना कर, वो सब मुझे नहीं पता। अगर इस घर में रहना है तो तुझे काम तो करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करना है तो निकल जा इस घर से। मैंने काम करने से मना कब किया है माँ? आखिर मैंने आज तक आपकी कोई बात टाली है जो अब टालूंगी? मैं अभी जाती हूँ जंगल से लकड़ियाँ काटने। इतना कहकर सुहाना पास के राज्य महकपुर के जंगल में चली जाती है। यहाँ तो सारे हरे भरे पेड़ हैं, मैं इन्हें नहीं काट सकती। मैं आगे जाकर सूखे पेड़ की तलाश करती हूँ। इतना सोचकर सुहाना जंगल में आगे बढ़ने लगती है। चलते चलते वो एक नदी के पास पहुँच जाती है। नदी को देखकर सुहाना का मन उसमें नहाने को होता है। क्यों ना मैं पहले इस नदी में नहा लूं, फिर लकड़ी काटकर घर चली जाऊंगी। इस नदी का पानी कितना साफ है। इतना बोलकर सुहाना नदी में नहाने लगती है। जब सुहाना नहाकर बाहर निकलती है तो उसके कपड़े पूरे गीले हो चुके होते हैं।
तभी सुहाना की नजर पास रखे लहंगे और चूड़ियों पर जाती है। वो मन ही मन कहती है, इस सुनसान जंगल में आखिर ये किसके कपड़े हो सकती हैं? ये लहंगा और चूड़ियाँ तो बहुत सुंदर है। यकीनन ये किसी राजकुमारी के ही होंगे। शायद कपड़े पुराने होने के कारण कोई इसे यहाँ पर रख गया होगा। क्यों न इन्हें मैं पहन लूं? मैंने आज तक अपनी जिंदगी में इतने अच्छे कपड़े नहीं पहने हैं और अभी तक मैंने सिर्फ सिद्धि के उतारे हुए कपड़े ही पहने हैं। सुहाना के कपड़े गीले होते हैं, इसलिए सुहाना उस लहंगे और चूड़ी को पहन लेती है। वहीं दूसरी तरफ सिपाही उसको देख रहा था। वो महल में जाकर राजा को ये सब खबर दे देता है कि उन्हें जिस राजकुमारी की तलाश थी वो उन्हें मिल गई है। इधर इन सब बातों से बेखबर सुहाना लकड़ियाँ काट कर घर चली जाती है। घर आते ही सुहाना की सौतेली माँ उसकी लहंगा और चूड़ी देखकर कहती है, ओ सुहाना की बच्ची, जब तू बाहर गई थी तब तो तू भिखारन जैसी लग रही थी, लेकिन अब वापस आई है तो बिल्कुल रानी की तरह लग रही है। तेरे पास इतने महंगे कपड़े कहाँ से आए? बता, कहाँ से चुरा कर लाई है? मैंने कोई चोरी नहीं की है। ये मुझे नदी के किनारे मिला था। मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आई। तभी सुहाना की सौतेली बहन सिद्धि भी वहाँ आ जाती है और सुहाना का लहंगा और चूड़ियाँ देखकर कहती है, माँ, ये लहंगा इस भिखारन पर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ये लहंगा मुझे चाहिए। सिद्धि, तुम्हारे पास तो इतने सारे लहंगे हैं, फिर यही लहंगा क्यों चाहिए तुम्हें? प्लीज मुझसे ये लहंगा मत लो। और मुझे लगता है कि ये लहंगा मेरे लिए ही बना है। देखो ना कितना फिट आ रहा है मुझे। चूड़ियाँ भी मेरी नाप की ही है। बंद कर अपनी बकवास। चुपचाप से ये लहंगा मेरी बेटी को दे दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुहाना उदास मन से लहंगा उतारकर अपनी सौतेली बहन सिद्धि को दे देती है और फिर पुराने फटे कपड़ों में ही घर के कामों में लग जाती है। तभी राजा और रानी सुहाना के घर शादी का प्रस्ताव रखने आते हैं। उस समय उसकी सौतेली माँ भी वहाँ पर थी। सुनिए, हमारा शाही लहंगा आपके घर आया है। महारानी, मुझे माफ कर दीजिए, ये सब उस करमजली की वजह से हुआ है। मैं आपका लहंगा अभी लेकर आती हूँ। घबराइए नहीं, मैं आपकी बेटी का हाथ अपने बेटे अभिषेक प्रताप के लिए मांगने आई हूँ। दरअसल वो शाही लहंगा हमने अपनी बहू के लिए ही बनवाया था। आपकी बेटी ने हमारा वो लहंगा पहना, इसलिए अब से वही हमारे राज्य की राजकुमारी बनेगी। महारानी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। आप जैसे घर से रिश्ता जोड़कर तो मैं धन्य हो गई। जरूर मैंने और मेरी बेटी ने पिछले जन्म में बहुत अच्छे काम किए होंगे, जो आप जैसे घर में मेरी बेटी की शादी होगी। आपने इस गरीब की झोली खुशियों से भर दी। ये सब तो ऊपर वालों के हाथों में है, जोड़ियाँ वही बनाते हैं। अच्छा, ये शगुन के कुछ सामान और मिठाइयाँ हैं, इसे अपने पूरे गांव में बंटवा दीजिएगा। हम जल्द ही बारात लेकर आपके यहाँ आएंगे। और हाँ, शादी वाले दिन भी मेरी बहू को वही लहंगा और वही चूड़ियाँ पहनाना। अच्छा, अब हम चलते हैं। इतना बोलकर राजा और रानी वहाँ से चले जाते हैं। इधर सुहाना की सौतेली माँ के मन में लालच आ जाता है। मेरी अपनी बेटी होते हुए भी मैं उस नौकरानी को उस राज्य की राजकुमारी नहीं बनने दूंगी। राजकुमार से सिर्फ मेरी बेटी सिद्धि की ही शादी होगी। देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है। सिद्धि बेटी, जल्दी से अच्छे से तैयार हो जा, तेरे दूल्हे राजा तुझे लेने आते ही होंगे। सिद्धि खुशी से वो लहंगा और चूड़ियाँ पहनने लगती है, लेकिन तभी उसके शरीर में आग लग जाती है। माँ मुझे बचाइए, देखिए ना इस लहंगे में क्या हो रहा है। सिद्धि की माँ सिद्धि के पास आती है और आग को बुझाने की बहुत कोशिश करती है, पर आग नहीं बुझती। हे भगवान, ये आग तो बुझ ही नहीं रही है। आप कुछ तो करिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। हे भगवान, मेरी बेटी को बचा लीजिए। तभी लहंगे में से आवाज आती है, तुम्हारी बेटी को सिर्फ सुहाना ही बचा सकती है। चुपचाप जल्दी से सुहाना की शादी अभिषेक प्रताप से करवा दे, वरना तेरी बेटी जलकर राख हो जाएगी। ठीक है, मैं जा रही हूँ, पर मेरी बेटी की आग बुझा दो। मैं अभी सुहाना के पास जा रही हूँ। इतना कहकर सुहाना की सौतेली माँ उसके पास भागकर आती है और कहती है, सुहाना बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। आज मेरी गलती की सजा मेरी बेटी को मिल रही है। अपनी बहन को बचा ले बेटी, उसकी जिंदगी तुम्हारे हाथ में ही है। बेटा, जल्दी से वो लहंगा पहनो और तैयार हो जाओ। बाहर बारात तुम्हारा इंतजार कर रही है, जल्दी चलो। इसके बाद सुहाना लहंगे से बोलकर अपनी बहन की जान बचा लेती है
और फिर बड़ी ही धूमधाम से सुहाना और अभिषेक प्रताप की शादी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद सिद्धि भी ठीक हो जाती है। उधर सुहाना अपने पति अभिषेक प्रताप के साथ राजमहल में हंसी खुशी रहने लगती है। परी का जादुई पुराना ताज। बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर नाम के एक गांव में संध्या अपनी बेटी, पति और सास ससुर के साथ रहती थी। संध्या की बेटी जब 4 साल की थी, तभी उसके पिता उन दोनों को छोड़कर किसी और के साथ रहने चले गए थे। संध्या का पति एक बहुत अमीर आदमी था। संध्या खुद भी एक अच्छी फैमिली से थी, लेकिन जब संध्या का पति उसे छोड़कर चला गया, तो उसके ससुराल वालों ने भी उसके साथ बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया, क्योंकि सब संध्या को ही गलत समझ रहे थे। एक दिन संध्या के सास ससुर ने उसके माता पिता को घर बुलाया और उन्हें संध्या के बारे में बहुत कुछ उल्टा पुल्टा बोला। उनके सामने ही संध्या की सास ने संध्या से कहा, देखो संध्या, मेरा बेटा बहुत अच्छा था, जरूर तुम में ही कोई कमी होगी जो वो आज हम सबको छोड़कर यहाँ से चला गया। अब तो तुम्हें भी यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। चली जाओ यहाँ से अपनी बेटी को लेकर। संध्या अपने सास ससुर के आगे बहुत गिड़गिड़ाती है। वो सबसे पूछती है कि आखिर उसकी गलती क्या है और वो अपने छोटे बच्चे को लेकर कहाँ जाएगी, लेकिन उसकी बात कोई नहीं मानता। उसके अपने माता पिता ने भी उसे अपने साथ घर ले जाने के लिए मना कर दिया। अब संध्या के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वो अपनी 4 साल की बेटी को लेकर घर से निकल जाती है। संध्या चलती जा रही थी, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। वो थकी हारी एक नदी के पास पहुंच जाती है। मम्मी, बहुत प्यास लगी है। रुको गिन्नी, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। संध्या अपनी छोटी बेटी को पेड़ की छांव में बिठाकर नदी से पानी लेने चली जाती है। संध्या की नजर वहीं पर एक छोटे से कुत्ते के पिल्ले पर जाती है, जो कि दिखने में बहुत सुंदर था, लेकिन वो सुंदर सा पिल्ला जख्मी हो रखा था। उसे देखकर संध्या कहती है, अरे वाह, कितना सुंदर पिल्ला है, लेकिन ये तो जख्मी भी हो रखा है। मुझे पहले इसके चोट पर मरहम लगाना होगा। संध्या उस पिल्ले के जख्मों को पानी से धोती है और फिर इधर उधर से कुछ पत्ते इकट्ठा करके उसकी चोट पर लगा देती है। फिर अपनी बेटी को पानी पिलाने के लिए चली जाती है। संध्या जहाँ जहाँ जा रही थी, वो सुंदर पिल्ला उसके पीछे पीछे चल रहा था। उसे देखकर संध्या कहती है, चले जाओ यहाँ से, अब तुम्हारी चोट ठीक हो जाएगी। संध्या के इस तरह से बात करने के बावजूद वो पिल्ला उसके पीछे पीछे चल रहा था। फिर संध्या उस पिल्ले को प्यार से सहलाती है। पता नहीं तुमको क्या हो गया है, तुम तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे हो। पहले ही हम दोनों को घर से निकाल दिया गया है। हमारे पास रहने का भी कोई ठिकाना नहीं है और ना ही खाने का। मैं तुम्हें कुछ नहीं खिला सकती, तुम अब अपनी राह पर चले जाओ। लेकिन फिर भी वो सुंदर सा पिल्ला उसके पीछे पीछे ही चल रहा था। अब वो एक गांव में पहुंच जाते हैं, जहां पर संध्या सबसे काम मांगने लगती है। उसी गांव में मोहित नाम का एक भला आदमी रहता था, जो संध्या को काम देता है। बहन, क्या तुम खेतों में काम कर पाओगी? हाँ भैया, मैं कुछ भी करूँगी। पेट को पालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। तुम एक काम करो, इसी खेत में एक छोटी सी झोपड़ी बना लो और यहीं रहो। मुझे हमेशा काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता है और मेरी माँ को भी तुम्हारा सहारा मिल जाएगा। लेकिन तुम कहाँ से हो? भैया, प्लीज मुझसे ये सब मत पूछिए। मैंने आपको भाई कहा है और आपने मेरी जरूरत के वक्त मुझे काम दिया है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। इसके बाद मोहित वहाँ से चला जाता है और संध्या वहीं रह जाती है। खेत में ही वो मोहित की मदद से एक छोटी सी झोपड़ी बना लेती है और अपनी बेटी गिन्नी और उस पिल्ले के साथ रहने लगती है। वो खेत में काम करने के साथ साथ मोहित की माँ का भी देखभाल करती थी। इसी तरह दिन बीत रहे थे।
अब 1 साल बीत चुका था और गिन्नी भी 5 साल की हो चुकी थी और वो प्यारा सा पिल्ला भी थोड़ा बड़ा हो गया था और पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गया था। एक दिन सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं और सुबह उठकर हर रोज की तरह संध्या उस पिल्ले के पास जाती है। वो ध्यान से देखती है कि पिल्ले की आंखों में आंसू थे। वो उसको झट से गोद में उठा लेती है। क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हें भूख लगी है? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लग गई ना? संध्या की ये बातें सुनने के बाद वो पिल्ला एक खूबसूरत परी में बदल जाता है और वो परी बोलती है, मेरी आंखों में आंसू इसलिए नहीं है कि मुझे कहीं चोट लगी है, बल्कि ये तो खुशी के आंसू हैं। संध्या ये सब देखकर बहुत हैरान थी। ये सब कैसे हुआ? कौन हो आप? मैं एक परी हूँ और मेरा नाम रानी है। बहुत समय पहले मुझे एक चुड़ैल ने कुत्ते का बच्चा बना दिया था। तब से मैं ऐसे ही भटक रही थी। फिर एक ऋषि मुनि ने मुझे वरदान दिया कि अगर कोई इंसान 1 साल तक मेरी सच्चे मन से सेवा करेगा तो मैं वापस परी के रूप में बदल जाऊंगी। और तुमने मेरी 1 साल तक बहुत अच्छे से सेवा की। मैं तुम्हारी जीवन भर आभारी रहूंगी। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिला। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। तुमने मुझे वापस मेरा जीवन लौटाया है। मैं तुम्हें अपनी एक बहुत कीमती चीज देना चाहती हूँ। लेकिन क्या रानी परी? मैं तुम्हें अपना पूर्वजों का ताज देना चाहती हूँ। मेरे लिए उससे कीमती और कुछ भी नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम मना नहीं करोगी। लेकिन परी, वो आपके पूर्वजों का ताज है। मैं उसे कैसे रख सकती हूँ? मेरी खुशी के लिए तुम्हें रखना होगा। इस ताज में बहुत शक्तियाँ हैं। तुम इसकी मदद से कुछ भी कर सकती हो। कुछ भी मतलब कुछ भी। इतना कहकर रानी परी सलोनी को ताज दे देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। संध्या ताज पाकर बहुत खुश थी, लेकिन उसे पिल्ले से लगाव हो गया था, इसलिए वो थोड़ा दुखी भी थी। वो उसी वक्त जादुई ताज से कहती है, हे पूर्वजों के पुराने ताज, तुम मुझे सेम वैसा ही दिखने वाला एक पिल्ला दे दो। वो जादुई ताज संध्या को वैसा ही सेम टू सेम पिल्ला दे देता है। अब संध्या ने ताज की मदद से उसी गांव में एक बहुत बड़ी जमीन खरीद ली थी और उस पर बहुत बड़ा घर बनवा लिया था। ये देख गांव के सभी लोग बहुत खुश थे और साथ ही आश्चर्यचकित भी थे। एक दिन संध्या कपड़े धोने के लिए नदी पर जाती है तो वहाँ पर उसे गांव की ठकुराइन दिखती है। गांव की ठकुराइन संध्या से कहती है, वाह वाह, क्या बात है संध्या, आजकल तो तुम्हारे कुछ अलग ही ठाठ हैं। जब इस गांव में आई थी तब तो तुम्हारे पास कुछ नहीं था। अब क्या तुम्हें कोई खजाना मिल गया है क्या? संध्या बेचारी भले मन से सब कुछ ठकुराइन को बता देती है। संध्या की बात सुन ठकुराइन के मन में लालच आ जाता है। वो घर जाकर अपने पति शंभू को सारी बात बता देती है। शंभू उस गांव का सबसे अमीर इंसान था, लेकिन फिर भी दोनों पति पत्नी लालच में आकर रात को संध्या के घर चुपके से घुस जाते हैं और वो ताज को चुराने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी संध्या का पिल्ला वहां आकर भौंकने लगता है। अपने पिल्ले का शोर सुनकर संध्या वहां भागी भागी आती है। तब तक ठाकुर और ठकुराइन दोनों वहां से भाग चुके थे। संध्या को देखकर पिल्ला भी शांत हो गया था। संध्या रात को वहीं सो जाती है। अगले दिन से ठाकुर उस पिल्ले पर नजर रखने लगता है ताकि वो जब बाहर जाए तो वो ताज चुरा सके। एक दिन वो पिल्ला बाहर घूमने चला जाता है। तभी चुपके से ठाकुर वो ताज चुरा लेता है और अपने घर जाकर अपनी पत्नी को दिखाता है। देखो, मैं वो ताज चुरा कर ले आया हूँ। देखा आपने, मैंने कहा था ना, वो बहुत बेशकीमती ताज है। इसी के कारण वो संध्या बहुत अमीर होती जा रही है। उसने खुद मुझे बताया था। एक काम करते हैं, हम इसे अपनी तिजोरी में रख देते हैं ताकि किसी को हम पर शक ना हो। हाँ, ताकि किसी को हम पर शक ना हो। कुछ दिन बीत जाने के बाद हम इसे बेच देंगे।
अब तो हम पूरे गांव में सबसे ज्यादा अमीर बन जाएंगे। हमें अब इस गांव पर कब्जा करने से कोई नहीं रोक सकता। अगले दिन जब संध्या अपना ताज देखने जाती है तो उसे वो रानी परी का दिया हुआ ताज कहीं नहीं मिलता। वो परेशान हो जाती है और इधर उधर ताज ढूंढने लगती है। उसे समझ में आ जाता है कि उसके घर में ताज की चोरी हो चुकी है। दूसरी तरफ जब ठाकुर ताज को बेचने जाने के लिए अपनी तिजोरी खोलता है तो वो देखता है कि ताज के साथ साथ उसकी तिजोरी का सारा धन गायब है। ये सब देखकर ठाकुर हैरान हो जाता है और सर पकड़कर रोने लगता है। अरे ठकुराइन कहाँ हो? हम तो बर्बाद हो गए। हमारी तिजोरी का सारा धन गायब हो गया। क्या कहा आपने? सारा धन गायब हो गया? अरे हम तो लुट गए। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। वो दोनों पति पत्नी बहुत परेशान हो जाते हैं और परेशान होकर उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या करें। वो भागते भागते संध्या के पास जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। दरअसल ताज के साथ तिजोरी का सारा खजाना संध्या के पास आ गया था। क्योंकि ताज जादुई था इसलिए उसने अपना जादू दिखाया और ठाकुर ठकुराइन को बहुत अच्छा सबक भी सिखाया। आप दोनों को शर्म नहीं आती किसी के घर चोरी करने में? ताज के साथ सारी चीजें जादू से मेरे पास आ गई हैं। मैं आप लोगों की तरह बेईमान नहीं हूँ, इसलिए मैं आपका सारा धन आपको वापस कर दूंगी। लेकिन आज के बाद आप लोग ऐसी हरकत कभी नहीं करना। हमें माफ कर दो संध्या। हमारी मति मारी गई थी जो हमने चोरी जैसा पाप किया। अब हम जिंदगी में ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। कृपया कर हमारा धन वापस लौटा दो। संध्या ठाकुर और ठकुराइन का धन वापस लौटा देती है। उसके बाद संध्या खुशी खुशी अपने पिल्ले और अपनी बेटी गिन्नी के साथ रहने लगती है और दिन ब दिन खूब तरक्की करती है। साथ में गांव के हर जरूरतमंद की भी मदद करती है। गांव में सड़कें बनवाती है, तालाब बनवाती है, पूरे गांव को बहुत सुंदर बना देती है।